जब एक डॉक्टर से बलात्कार और हत्या हो और मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल ही करे लीपापोती, जघन्य हत्या को बताने लगे आत्महत्या, जब 19 घंटे बाद हो पोस्टमार्टम, तो बचता है एक भरोसा कोर्ट का। जब एक महिला से हो बलात्कार और लीपापोती में लग जाए महिला पुलिस अधिकारी, जब चुप्पी साध ले एक महिला मुख्यमंत्री, तब उस पीड़िता को इंसाफ के लिए बचता है एक भरोसा कोर्ट का। जब मासूम बच्चियों का हो रहा यौन शोषण और प्रशासन साध ले गुनाहों वाली चुप्पी, तब उन बच्चियों के दर्द पर मरहम के लिए बचता है एक भरोसा कोर्ट का। जब डॉक्टरों की हड़ताल से बेजार होने लगे मरीज, जब उनकी आवाज लगे घुटने, तब उनके इलाज के लिए बचता है एक भरोसा कोर्ट का। तभी तो कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका कोर्ट है यारो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे कैसे देश में कोर्ट भरोसे की गारंटी है। जब सिस्टम फेल हो जाता है तो कैसे कोर्ट न्याय का हस्ताक्षर बन जाते हैं। जब कहीं सुनवाई नहीं होती तो कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। कोलकाता से लेकर बदलापुर तक कोर्ट ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। कोलकाता केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सिस्टम की दरारों को उजागर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के सवाल उन लोगों को निरुत्तर कर रहे हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी। सुनवाई के दौरान आज कई ऐसे मौके आए जब पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता पुलिस और अस्पताल प्रशासन की बोलती बंद हो गई। लोगों का ये आक्रोश पश्चिम बंगाल की सरकार और उसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखा। हाँ, दिखा तो सुप्रीम कोर्ट को। एक युवा डॉक्टर के साथ बलात्कार और निर्ममता से हत्या पर ममता को अपना पुराना तेवर दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखाया। दिखाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे कैसे जंगल राज चलेगा। कोलकाता कांड पर कानून का राज कायम रखने की जिम्मेदारी कोलकाता पुलिस पर थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब उसे उसकी भूमिका याद दिला रहा है सुप्रीम कोर्ट। पीड़िता की मौत प्राकृतिक है या नहीं, उसका पोस्टमार्टम कैसे हो, सबूतों को कैसे छेड़ा ना जाए, यह सुनिश्चित करना आरजी कर अस्पताल का काम था, लेकिन उसने नहीं किया। अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे क्रूर मजाक के लिए अस्पताल को याद दिला रहा है सुप्रीम कोर्ट। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड पर सत्ता से लेकर पुलिस और अस्पताल तक को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। मेन जो मुद्दा डिस्कस किया गया है वो है स्टेटस रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, टाइमिंग, कब आपका एफआईआर फाइल हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए फिर से मैटर 5th को लगा है, तो कंक्रीट स्टेप्स और कंक्रीट जो भी हियरिंग होगी वो 5th को उस रिगार्डिंग होगी। दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अर्ज करा है दैट डॉक्टर्स शुड गो बैक टू द ड्यूटीज। देवर कपल ऑफ अदर डायरेक्शंस जो आज पास हुए हैं, इंक्लूडिंग दैट जो भी अभी अग्रेसिव स्टेप्स हुए हैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट, वेदर इट्स बाय द हॉस्पिटल और अदरवाइज इन द फॉर्म ऑफ एफआईआर, दैट इज टेकन केयर ऑफ। आज के ऑर्डर में वो सारी चीजों का जिक्र हुआ है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ की सुनवाई के दौरान अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल की बोलती बंद कर दी। कोलकाता कांड कितना डरावना है,
इसका अंदाजा आप जस्टिस पारदीवाला के इस बयान से समझ सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने 30 साल के करियर में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा। कोलकाता रेप मर्डर केस में कोलकाता पुलिस की भूमिका को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मर्डर केस पर लंबी सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस की भूमिका को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हुए। सबसे अहम सवाल ये कि इस मामले में जब पुलिस को 10 बजे के आसपास ट्रेनी डॉक्टर के डेथ की जानकारी दी गई थी, तो इस मामले में एफआईआर 14 घंटे के बाद रात 11:30 बजे के आसपास क्यों दर्ज किया गया? दूसरा, जब ये मामला अननेचुरल डेथ का था, तो क्यों इस मामले में एफआईआर दर्ज होने से पहले ही पोस्टमार्टम होने दिया गया? और तीसरा आरोप सबूतों से छेड़छाड़ का है। जिस सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या की गई, वहां पर जो मेन रूम था उसे पुलिस ने सही समय पर क्यों नहीं सील किया? क्योंकि अब सीबीआई का आरोप है कि वहां पर सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 5 ऐसे अहम सवाल पूछे जिसका जवाब पश्चिम बंगाल की सरकार, पुलिस और अस्पताल के पास नहीं है। सवाल नंबर 1, जब पीड़िता की लाश सुबह 5 बजे ही मिल गई, तो पुलिस को 10 बजे क्यों सूचना दी गई? आखिर 5 घंटे की इस देरी की वजह क्या है? सवाल नंबर 2, पुलिस को जानकारी जब सुबह 10 बजे दी गई, तो फिर एफआईआर दर्ज होने में आधी रात कैसे हो गई? आखिर अंतिम संस्कार के बाद रात के 11:15 बजे क्यों एफआईआर दर्ज हुई? सवाल नंबर 3, जब पोस्टमार्टम शाम को हुआ, तो सुबह 10 बजे ही पुलिस की केस डायरी में इसे अप्राकृतिक मौत कैसे कह दिया गया? जब पीड़िता अर्धनग्न अवस्था में थी और मेडिकल बोर्ड ने भी बलात्कार की पुष्टि कर दी थी, फिर भी पोस्टमार्टम होने तक क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? सवाल नंबर 5 दिन बाद जब केस सीबीआई को मिला, तब तक मौकाए वारदात पर सबूतों से छेड़छाड़ कैसे हो गई? इन सवालों पर एक एक कर सबसे बड़ी अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार, पुलिस और अस्पताल की धज्जियां उड़ा दी। सीबीआई के वकील देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पश्चिम बंगाल के वकील कपिल सिब्बल जब जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रख रहे थे, तो कोर्ट ने कई सवाल पूछे, कई टिप्पणियां भी की, लेकिन अपने लिखित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जांच को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। संभव है अदालत दबाव बनाए रखना चाहती है, लेकिन इस स्टेज पर दखल नहीं देना चाहती, इसलिए अदालत सुन भी रही है, समझ भी रही है, लेकिन कोई लिखित आदेश फिलहाल पारित नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से खुद मुख्य न्यायाधीश ने ऐसे सवाल पूछे कि उनसे जवाब देते नहीं बना। There's one aspect which is extremely disturbing. GD entry in regard to the unnatural death is recorded at 10:10 in the morning. That's correct. Right? So Right. at 10:10, the police station, in this case the Tala police station. Tala PS is informed at 10:10 that there's an unnatural death. Yes. Notwithstanding all this, the securing of the crime scene and the seizure and everything takes place at 11 o'clock, 11:30 in the night. अगर पश्चिम बंगाल सरकार से कोर्ट के सवालों का जवाब देते नहीं बना, तो साफ है कि कुछ ऐसा गड़बड़ झाला हुआ है जिसको छिपाने में मामला और गंदा हो चुका है। लेकिन अदालत के रुख से साफ है कि गुनहगार चाहे जितना भी बड़ा हो, चाहे जितनी भी उनकी संख्या हो, उनका रैकेट जितना बड़ा हो, कानून के आंगन में उनके हर गुनाह का हिसाब होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ सौरभ शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और यहां आपको बताते चले कि राज्य सरकार ने उन नियुक्तियों पर कदम पीछे खींच लिए हैं जिनका विरोध प्रदर्शनकारी डॉक्टर कर रहे थे। डॉक्टर सरहिता पाल की जगह मानस कुमार बंदोपाध्याय को नया प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तबादले के आदेश को भी रद्द कर दिया गया है। 21 अगस्त की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बुलबुल मुखोपाध्याय और चेस्ट डिपार्टमेंट की एचओडी अरुणभा दत्ता का तबादला कर दिया गया है। कोलकाता केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो बदलापुर में बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ठाणे पुलिस को आड़े हाथों लिया। कई ऐसे सवाल पूछे जो जांच की खामियों को उजागर करते हैं। हाईकोर्ट के तेवर साफ बयां कर रहे हैं कि बच्चियों को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में पुलिस की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज पहिली घटना नहीं है या शाळेमध्ये ऐसी सजा दो कि जिंदगी भर याद रखे वो लोग। बदलापुर घटना पर हाईकोर्ट ने कल संज्ञान लेते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर गुरुवार को पहली सुनवाई हुई। बदलापुर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ हुए यौन शोषण को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने काफी सवाल उठाए, वहीं बदलापुर पुलिस को भी आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि अगर इस मामले के बारे में स्कूल को पता था तो स्कूल पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। कोर्ट ने पूछा कि हम जानना चाहते हैं कि जब एसआईटी बनी और जांच सौंपी गई तो बदलापुर पुलिस ने पूरा रिकॉर्ड एसआईटी को क्यों नहीं सौंपा। अभी तक क्यों इस मामले में दूसरी बच्ची का बयान दर्ज नहीं किया गया है। उसके पिता का बयान बुधवार रात 2 बजे क्यों दर्ज किया गया। ये बहुत गंभीर अपराध है। 2 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, पुलिस मामले को गंभीरता से कैसे नहीं लेती। हम जानना चाहेंगे कि आप स्कूली लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। लड़कियों की सुरक्षा से कतई समझौता नहीं किया जा सकता। ये अब आम बात हो गई है। जब तक तीव्र विरोध न हो, मशीनरी काम नहीं करती। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जांच गंभीरता से नहीं होगी। कोर्ट ने एफआईआर की देरी के लिए भी पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 13 तारीख को घटना हुई, 16 को एफआईआर और 22 तारीख को बयान रिकॉर्ड हो रहा है। ये क्या चल रहा है। अगर हमें जरा भी लगा कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है, हम किसी के खिलाफ एक्शन लेने से हिचकेंगे नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्कूल सुरक्षित जगह नहीं है तो शिक्षा और अन्य सभी चीजों के अधिकार की बात करने का क्या मतलब है। कोर्ट ने आगे कहा कि यहाँ तक कि 4 साल की लड़कियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये कैसी स्थिति है। ये बेहद चौंकाने वाली बात है। वहीं इस मामले में आज ठाणे पुलिस की अपराध शाखा की टीम बदलापुर स्कूल पहुंच गई है, जहां घटना हुई थी। टीम ने स्कूल परिसर से डीवीआर टेप एकत्र कर लिए हैं। वहीं इस मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में इंटरवीन भी किया गया। जहां ये मामला एक स्कूल का है, वहीं आज इंटरवेंशन को अनुमति दी गई और इस मामले की अगली तारीख को लिखित याचिका दायर करने के लिए कहा गया। आज पहले ही जज ने क्लेरिफाई किया, ये सुमोटो पीआईएल है। हम कोई भी इंटरवीनर को अलाउ नहीं करेंगे। हमने कोर्ट को ये कहा कि ठीक है, जो बदलापुर में हुआ ये वन ऑफ इंसिडेंट्स है, बट इसका कॉज जो है, जो कि बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश्ड हैं इन रिगार्ड्स विद चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पॉक्सो से रिलेशन क्या है। पॉक्सो केसेस जो रोज़ हो रहे हैं वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वजह से बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे डेटा पब्लिश्ड है। तो जिस एनजीओ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उस एनजीओ का एक मानना है कि ये कॉज को अगर रोका जाए तो शायद कहीं पे पॉक्सो केसेस रुकेंगे या पॉक्सो केसेस में सेंसिटाइजेशन होगा। इसलिए हम इंटरवीन करना चाहते हैं और अगले डेट पे इसी केस से रिलेटेड रिटर्न सबमिशंस हम देंगे। आज पहिली घटना नहीं है या शाळेमध्ये ऐसी सजा दो कि जिंदगी भर याद रखे वो लोग।
बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दायर की गई सू मोटो याचिका की पहली सुनवाई के दौरान माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर पुलिस पर काफी सवाल उठाए हैं। वहीं सरकारी वकील को ये भी कहा गया है कि अगली सुनवाई के दौरान उनको इस मामले की डायरी और दस्तावेज पेश करना अनिवार्य है। ऐसे में सवाल अभी भी वही है कि इस मामले की बात सामने आने के बाद भी क्यों स्कूल ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और क्यों बदलापुर पुलिस को इस पूरे मामले में एफआईआर लेने में देरी हुई। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ मेरे सहयोगी सुनील सिंह और पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डॉक्टरों की चिंताओं और मरीजों की परेशानी के बीच बैठाया संतुलन, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोलकाता केस के बाद देश भर में डॉक्टर सड़कों पर उतर आए। अस्पतालों में सेवाएं चरमरा गईं, मरीज त्राहिमाम करने लगे। डॉक्टर्स इंसाफ मांग रहे थे और मरीज इलाज। ऐसे हालात में फिर से कोर्ट ने ही संतुलन बैठाया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की भी सुनी और मरीजों की भी। सर्वोच्च अदालत ने डॉक्टरों को इंसाफ और सुरक्षा का भरोसा दिया और हड़ताल खत्म करने का आदेश। इससे डॉक्टरों की चिंता दूर हुई और मरीजों की परेशानी। पेट में सूजन है, थोड़ा सा हम लोग को मतलब दिक्कत मतलब हो रहा है। कोई इमरजेंसी यहाँ पे नहीं है, इसको डायलिसिस की जरूरत है। अब मैं कहाँ पर जाऊँ, किस धरती पर जाऊँ, कौन सी गवर्नमेंट पे जाऊँ। डॉक्टरों का आक्रोश और उस आक्रोश में हड़ताल पर उनका जाना तमाम मरीजों के इलाज में मुश्किलें पैदा करने लगा है। दूर दूर से आए ये मरीज समझ नहीं पा रहे थे कि अब करें क्या, लेकिन उनका दर्द सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया। पेट में सूजन है और दर्द है पेट में और बाथरूम खुलासा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए लेके आए थे फैमिली को यहाँ। तो यहाँ जब गार्ड के पास गए तो गार्ड सीधा मना कर रहा है कि भाई लंबर से जाएंगे, कोई इमरजेंसी यहाँ पे नहीं है, इमरजेंसी उधर है। उधर गए इमरजेंसी में तो उसने ट्रांसफर इधर ही कर दिया वापस। सुन नहीं रही किसी की भी जल्दी, लंबर बाय लंबर। और दूसरी बार इतना भीड़ है यहाँ पे कि एक डॉक्टर से कुछ भी नहीं होता। बाकी मतलब हड़ताल के मतलब कारण थोड़ा सा हम लोग को मतलब दिक्कत मतलब हो रहा है। बाकी डॉक्टर लोग के मतलब कहना है, अब बड़े सर हैं, थोड़ा हम लोग पर मरीज पर ध्यान दे। हम लोग आए हैं बिहार के चल के, आखिर हम लोग तो जानता है, हम लोग मतलब यापी के मतलब लिए आए हैं। आप लोग भगवान है। 2-3 दिन से घूम रहे हैं, चेकअप हो नहीं पा रहा है। सीतामढ़ी से आया, सोनबरसा थाना से आया है। दर्द पहले से यहाँ पर इलाज करा रहा है, उसके बाद आए हैं तो यहाँ पर बंद है। यहाँ पे हड़ताल हो रही है। हमारा मरीज है, हम लोग को मालूम नहीं था कि जहाँ यहाँ हड़ताल है। हम आए और इसको ले गए, हम क्या बोलते हैं इसमें इमरजेंसी में, लेकिन वहाँ पर ले आकर उसके बाद में हम लोग इसको पर्चा कटाया। पर्चा कटाने के बाद में अंदर ले गया। इसको डायलिसिस की ज़रूरत है, ठीक है ना। और डॉक्टर ने कहा कि जहाँ यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, आप ले आकर बाहर से करा लीजिए, बस यही काम है। फिर हम लोग वहाँ से ओपीडी में ले आकर यहीं रखे हैं कि सुबह जो होगा वो होगा, सुबह देखेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास उतना पैसा नहीं है ताकि इसको हम बाहर इलाज करा सकें। मैं गया था बीएलके में मेरा EAWS का बना है, कार्ड बना है। उन्होंने बोला नोडल जो ऑफिसर है वो आएगा, तुम्हारा टोकन बनेगा। मगर हमारे टोकन पूरे हो गए, हम 15 टोकन बांटते हैं। मगर मेरा लड़का इमरजेंसी के लिए है, उसको इलाज चाहिए, मगर वो उन्होंने नहीं सुनी है। आप कहीं भी जाइएगा, अब मैं कहाँ पर जाऊँ, किस धरती पर जाऊँ, कौन सी गवर्नमेंट पे जाऊँ। ना यहाँ गवर्नमेंट इस धरती पे है, ना कोई प्रशासन है, ना कोई इंसानियत है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले भी डॉक्टरों से अपील की थी कि वो काम पर लौटे, क्योंकि मरीजों को दिक्कत हो रही है। फिर भी डॉक्टर काम पर नहीं लौटे। गुरुवार को सबसे बड़ी अदालत ने डॉक्टरों को भी आईना दिखाया कि काम पर आइए, नहीं तो आपको गैर हाजिर माना जाएगा। अदालत के कहने पर दिल्ली में एम्स और राम मनोहर लोहिया जैसे अस्पतालों के डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। नई दिल्ली में सौरभ शर्मा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाना कहीं नहीं है। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ, यहां खबरें लगातार जारी हैं।